ठीक, चलिए प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में ही प्रोटोजोआ आते हैं और प्रोटोजोआ में ही हमारे 3 मेनली जीव के बारे में पढ़ना है, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। ये तीनों क्या होते हैं? यूनिसेलुलर। ये तीनों यूनिसेलुलर जीव होते हैं। तो पहले हम अमीबा के बारे में देख लेते हैं। अमीबा, ठीक। अमीबा एक प्रकार का जीव होता है। क्या होता है? एक प्रकार का जीव होता है। ये पौधा नहीं होता, एक प्रकार, इसमें केवल एक ही सेल पाई जाती है, सिंगल सेल। इसमें केवल सिंगल सेल पाई जाती है। इसमें कोई सेल ऑर्गेनली नहीं पाया, नो सेल ऑर्गेनली, बहुत ही कम सेल ऑर्गेनली पाए जाते हैं, कोई कोई बस पाया जाता है, ठीक। चलिए देखते हैं अमीबा का स्ट्रक्चर। इसकी सेल की साइज डिफाइन नहीं है, सेल साइज या शेप नॉट डिफाइंड। its mouth known as pseudopodia। चलिए थोड़ा बनाते हैं इसका फिगर। तो ये इसका सेल हो गया, ये सिंगल सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है और इसके अंदर साइटोप्लाज्म जीव द्रव भरा होता है, जीव द्रव, ठीक। जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य में रिस्पिरेशन कहाँ होता है? हम सांस लेते हैं नाक से, लंग्स में जाता है, लंग्स से ब्लड में जाता है, ब्लड से सेल में जाता है और सेल में होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो रिस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लेकिन इसमें रिस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में हो, साइटोप्लाज्म जीव द्रव में होता है। ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक। और ये जहां से खाना ईट करता है, ये अपने किसी बॉडी पार्ट से कहीं से भी खाना ईट कर सकता है। और ये क्या होता है? हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसके पास होता है, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके पास हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ये अपना खाना नहीं बना सकता है, किसी दूसरे जीव को ईट करके अपना न्यूट्रिशन लेता है, ठीक। अमीबा, इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। इन तीनों में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पाया जाता है। ये अपने शरीर को क्या कर सकते हैं? ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? ये अपने शरीर को स्प्लिट कर लेते हैं, मतलब 2 भागों में ब्रेक कर लेते हैं। ऐसे एक बन जाएगा और दूसरा भी ऐसे ही सेम बन जाएगा, ठीक। और दोनों में एक न्यूक्लियस का निर्माण हो जाता है। एक अमीबा से 2 हो गए और यह बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है, इसीलिए छोटे जीवों की संख्या पर रोक लगाना बहुत ही मुश्किल है, ठीक। ये हमारा अमीबा है। अमीबा स्यूडोपोडिया इसके मुख को बोलते हैं, जैसे कि लिख दिए हैं उधर। इट्स माउथ नोन एज स्यूडोपोडिया, सेल साइज एंड शेप नॉट डिफाइंड। इसके सेल की साइज डिफाइन नहीं होती है, लेकिन कई सारे जीव होते हैं जिनके सेल की साइज एकदम डिफाइन होती है। चलिए, ठीक। तो इसके बारे में इतना हम जाने अमीबा के बारे में। दूसरा आते हैं पैरामीशियम। पैरामीशियम को हम इतनी स्पेस में देख सकते हैं। पैरामीशियम पैरामीशियम चप्पल के आकार का जीव होता है। कैसा होता है? चप्पल के आकार का, ठीक। ये देखिए, ये पैरामीशियम है। थोड़ा सा चप्पल हमारा जानते हैं ऐसा होता है, ये पैरामीशियम। इसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये बाल नुमा आकृति बनी होती है इसके ऊपर। पैरामीशियम के ऊपर एक बाल नुमा आकृति बनी होती है जो इसको मूवमेंट में मदद करती है, चलने फिरने में मदद करती है, ठीक। एक को बोलते हैं फ्लैजेला, दूसरे को बोलते हैं सीलिया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि फ्लैजेला जो होता है सीलिया से थोड़ा सा बड़ा होता है, फ्लैजेला सीलिया से बड़ा होता है। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। ये दोनों क्या है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जो इनको चलने फिरने में मदद करते हैं। यह चप्पल के आकार का होता है। यह भी हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। इसके पास असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और ये भी यूनिसेलुलर होता है, बहुत ही छोटा जीव होता है। यह भी टंकी, काई और पानी में पाया जाता है। एक्वाटिक जीव है, एक्वाटिक। ये तीनों एक्वाटिक जीव है, अमीबा, पैरामीशियम है, यूग्लिना, ठीक। अब देखते हैं मेनली हम यूग्लिना के बारे में। यूग्लिना क्या होता है? यूग्लिना
ये होता है, इसके पास क्लोरोफिल पाया जाता है। एनिमल की कैटेगरी में आने के बावजूद भी इसके पास क्लोरोफिल पाया जाता है। ये अपना खाना खुद से सनलाइट को लेकर बना सकता है, या सनलाइट लेकर अपना खाना बना सकता है, इसलिए इसको हम ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में रखेंगे। बाकी सब तीनों में सेम होते हैं कि ये भी असेक्सुअल, यूनिसेलुलर और एक्वेटिक जीव होता है, ठीक, जुगलीना। इन तीनों के बारे में हम जान लिए। अब थोड़ा सा देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक में जो हमारा मोनेरा आया था, मोनेरा किस में आता है, मोनेरा। चलिए ठीक, इसको थोड़ा मिटाते हैं, अब मिटा देते हैं इसको, इधर सीरीज कर देते हैं, सब आप लिखिए होंगे। इतना मिटा देते हैं, इतना में हमारा हो जाएगा मोनेरा के बारे में। मोनेरा ये धरती के सबसे स्मॉलेस्ट जीव होते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट, बहुत स्मॉलेस्ट होते हैं। इसमें बैक्टीरिया प्लस आर्चिया, बैक्टीरिया प्लस आर्चिया पाए जाते हैं, ठीक। बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया बहुत ही स्मॉलेस्ट जीव होता है। इसके पास सेल ऑर्गेनली नहीं होता है, मतलब कि सेल का कोई भी पार्ट नहीं होता है, इसके पास सेल का कोई पार्ट नहीं होता है, यूनिसेलुलर होता है। और क्या होता है, ये प्रोकैरियोटिक की कैटेगरी में आता है। और बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया, ठीक, बैक्टीरिया जो होता है यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक। तीसरा, जैसे हम बैक्टीरिया देख लेते हैं कितने प्रकार के होते हैं बैक्टीरिया। अच्छा, बैक्टीरिया समझ नहीं पा रहे बैक्टीरिया होता क्या है। बैक्टीरिया हम देखते होंगे, दूध हमारा होता है, तो दूध से दही बन जाता है, तो दूध से दही बनना भी एक बैक्टीरिया के प्रेजेंस में ही होता है। तो दूध से दही बनना किस बैक्टीरिया के प्रेजेंस में होता है, उसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस, ठीक। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है वो दूध से दही बनाने में मदद करता है। दूसरा बैक्टीरिया हमारा होता है, दूसरा बैक्टीरिया, ठीक, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। टीबी भी एक बैक्टीरिया के द्वारा ही होता है। जो हमको खांसी आने लगती है ना, वो भी एक प्रकार का बैक्टीरिया ही होता है, ट्यूबरक्लोसिस। चलिए ठीक, देखते हैं। चलिए देखते हैं तीसरा बैक्टीरिया क्या होता है हमारा। जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा हमारा तीसरा बैक्टीरिया है। यह एकमात्र बैक्टीरिया होता है, एकमात्र बैक्टीरिया जिसके पास सेल वॉल नहीं पाई जाती। इसके पास सेल वॉल नहीं, अभी बताएंगे हम आगे सेल वॉल क्या होती है। इसके पास सेल वॉल नहीं पाई जाती माइकोप्लाज्मा। एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया होता है, मतलब कि बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, तो बहुत छोटे छोटे स्मॉल साइज के होते हैं, और इनमें रिप्रोडक्शन तेजी से होने के कारण ही इनको कभी खत्म नहीं किया जा सकता। यह हर जगह मौजूद होते हैं, हमको भले ही दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन यह हर जगह, कोई किसी भी गंदी चीज़ या स्वच्छ चीज़ भी रहेगी तो उस पर भी बैक्टीरिया मौजूद होंगे। भले ही कोई कह दे कि इस पर 100% बैक्टीरिया नहीं है, लेकिन उस पर बैक्टीरिया होते हैं, वो कभी खत्म नहीं हो सकते, क्योंकि ये बहुत ही स्मॉलेस्ट साइज के होते हैं। चौथा देखते हैं, चौथा हमारा होता है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया एकमात्र ऐसा बैक्टीरिया होता है जो ऑटोट्रॉपिक होता है। ऑटोट्रॉपिक मतलब कि यह अपना खाना खुद से बना सकता है। इसके पास क्लोरोफिल होता है। क्या होता है इसके पास? क्लोरोफिल। इसके पास क्लोरोफिल होता है। यह सनलाइट को लेकर अपना खाना खुद से बना सकता है। यह एक्वेटिक लाइफ में रहता है, मतलब कि पानी में। ये एक्वेटिक लाइफ का बैक्टीरिया है। इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके। पहला है तो नॉस्टॉक, दूसरा है एनाबियाना। नॉस्टॉक एंड एनाबियाना दो प्रकार के साइनोबैक्टीरिया होते हैं। ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं और इनके पास क्लोरोफिल पाए जाते हैं। चलिए तो हम आगे देखते हैं। हमारा यूकेरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक के बारे में हो गया। अब हम मेनली सेल के बारे में शुरू करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे ह्यूमन सेल के बारे में, ठीक।
चलिए पहले ह्यूमन सेल के बारे में शुरू करते हैं। ह्यूमन सेल क्या होती है, तो हम इसको इरेज कर देते हैं हम, जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा। और ह्यूमन सेल हमने देख लिया था किस में आती है, यूकैरियोटिक में आती है ह्यूमन सेल। मानव कोशिका, तो ह्यूमन बॉडी लगभग 200 से ज़्यादा प्रकार के सेल से मिलकर बनी हुई है, जिसमें बहुत प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। ठीक, पहला सेल देख लेते हैं हम। जो हमारा पहला सेल होता है, जैसे हमारा ब्रेन बना हुआ है न्यूरॉन सेल से। न्यूरॉन सेल से क्या बना है, ब्रेन बना है। दूसरा, और ब्रेन ही हमारा न्यूरॉन प्लस गीलियल, दो प्रकार के सेल से, इसमें प्लस कर लेते हैं, गीलियल दो प्रकार के सेल से बना हुआ है। नेफ्रॉन सेल से क्या बना है, किडनी हमारी नेफ्रॉन सेल से बनी हुई है। तीसरी, हेपेटिक सेल से हमारा लीवर बना हुआ है। चौथा, जो न्यूरॉन सेल होती है वह पूरे बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट सेल भी होती है। सबसे लंबी सेल क्या होती है, न्यूरॉन सेल। ठीक, फिर देखते हैं, फिर अगला देखते हैं हम, जो हमारा ब्लड है वो हेमेटिक सेल से मिलकर बना हुआ है ब्लड। पांचवा, कार्डिएट सेल से हमारा हार्ट बना हुआ है। ऐसे ही कई प्रकार के सेल्स हमारी बॉडी में पाई जाती हैं। ठीक, अब सेल के बारे में देखते हैं कि सेल कैसी कैसी हो सकती हैं। ह्यूमन सेल सर्कुलर इन शेप होती है। कैसी होती है, पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं सेल का। चलिए ठीक, स्ट्रक्चर बना लिए। इधर स्ट्रक्चर बनाने के बाद हम देख लेते हैं ह्यूमन सेल सर्कुलर होती है। इसको मिटा के इधर हम पॉइंट्स लिखना शुरू करते हैं ह्यूमन सेल के बारे में। पहला पॉइंट लिखा जाएगा सर्कुलर। ठीक, सर्कुलर होती है। दूसरा, इसकी बाहरी वॉल को, इसको सेल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसकी बाहरी वॉल को सेल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो कि प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। इससे प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, सेल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, ये सेल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। ये ह्यूमन सेल की सबसे आउटर लेयर को बोला जाता है। ठीक, ये सर्कुलर इन शेप होती है। और दूसरा देखते हैं, इसमें एक प्रकार का लिक्विड भरा होता है। पहले हम इसमें ऑर्गेनेली बना लेते हैं। इससे और सेल है तो इसके अंदर फंक्शन करने के लिए बहुत सारे पार्ट्स पाए जाते हैं, और उन्हीं पार्ट्स को ऑर्गेनेली बोला जाता है। ठीक, सेल पार्ट्स नोन एज ऑर्गेनेली। जो सेल पार्ट्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, ऑर्गेनेली बोला जाता है। तो जैसे हम लिख देते हैं, भी होता है, भी से हमारा देखेंगे आगे क्या होता है। भी से होता है वैक्यूल। दूसरा होता है जी गल्गी बॉडी। एल से लाइबोसोम। ई से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आर से राइबोसोम होता है। ठीक, इतने हो गए। ठीक, एम से हमारा सबसे मेन पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, और एन से हमारा न्यूक्लियस हो जाएगा। और इसमें एक लिक्विड भरा होता है। क्या भरा होता है इसमें, एक लिक्विड। और इस न्यूक्लियस के अंदर एक लिक्विड भरा होता है, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक, और इसको बोलते हैं न्यूक्लियस के अंदर वाले को न्यूक्लियोप्लाज्म। और इन दोनों को कंबाइन करके बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म। ठीक, प्रोटोप्लाज्म। तो कौन कौन सी पार्ट हो गई इसमें, वैक्यूल हो गया, गल्गी बॉडी हो गया, लाइसोसोम हो गया, फिर हमारा इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया। ठीक, तो सेल के बारे में इतने पार्ट्स हैं। इन सभी पार्ट्स के बारे में हम डीपली धीरे धीरे स्टडी करेंगे। एक एक पार्ट्स के बारे में अच्छी तरह देखा जाएगा क्या क्या होता है। ठीक, चलिए देखते हैं। सर्कुलर इन शेप हो गया। तीसरा, इसमें वैक्यूल, गल्गी बॉडी, लाइसोसोम,
माइटोकॉन्ड्रिया, फिर इसमें लाइसोसोम हो गया, ठीक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम एंड न्यूक्लियस, इतने सेल ऑर्गेनेली पाए जाते हैं। चौथा, इसमें प्रोटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, टू लिक्विड फाउंड, दो प्रकार के लिक्विड पाए जाते हैं, ठीक। सेल जो होती है, इस सेल ही सभी फंक्शन को परफॉर्म करती है। इसका बायोलॉजिकल नेम होता है, बायोलॉजिकल नेम इज साइटो, और स्टडी ऑफ सेल को बोलते हैं साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी, ठीक। चलिए, तो हम एक एक पार्ट के बारे में बढ़िया से डीपली स्टडी करते हैं, ठीक। तो पहला पार्ट हमारा इधर देख लेते हैं, वो ज़्यादा बड़ा पार्ट नहीं है, वैक्यूल। बी से हमारा क्या आता है? वैक्यूल। वैक्यूल क्या करता है सेल में? इट मेंटेन द वाटर लेवल इनसाइड द सेल। यह सेल के अंदर हमेशा वाटर लेवल को मेंटेन करके रखता है, पानी की मात्रा को हमेशा बना के रखता है। इस सेल में कभी भी पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अगर सेल में पानी की कमी होती है तो हमको प्यास लगने लगती है। अगर वैक्यूल सेल में अगर 1%, मात्र 1% पानी की कमी होती है तो वैक्यूल ब्रेन को इन्फॉर्मेशन भेज देता है, सिग्नल, सूचना दे देता है कि सेल में पानी की कमी हो रही है, अब हमको प्यास लगना शुरू होती है, तो हम पानी पी लेते हैं, ठीक। 1% कमी होती है तो हमको प्यास लगती है। वैक्यूल क्या करता है? सेल के अंदर पानी की मात्रा को हमेशा बना के रखता है, मेंटेन करके रखता है। अगर ये प्रोटोप्लाज्म में पानी की कमी हो जाएगी तो सभी जो सेल ऑर्गेनेली हैं सभी क्या हो जाएंगे, जहाँ जाए तहाँ जम जाएंगे अपनी जगह, ठीक। इसीलिए तो वैक्यूल क्या करता है? मेंटेन वाटर लेवल। वैक्यूल मेंटेन द वाटर लेवल इनसाइड द सेल। ये सेल के अंदर वाटर लेवल को मेंटेन करके रखता है, ठीक। अगर हमको 1% कमी होती प्यास लगती है, ठीक। तो लेकिन अगर हमारे बॉडी के अंदर 10% पानी की कमी हो जाती है, 10% पानी की कमी हो जाती है, ठीक, तो हमारी बॉडी एकदम सूख जाती है। मतलब क्या होती है? अगर 10% पानी की कमी होगी तो हमारी डेथ हो जाती है। मतलब बॉडी से पूरी तरह पानी सूख जाता है, क्योंकि शरीर में 70% पानी पाया जाता है, 70% मात्रा पानी पाया जाता है। अगर 10% कमी होती है तो हमारे डेथ होने के चांसेस हैं। मतलब कि हम लगभग 10 दिन किसी ह्यूमिड मौसम में, ह्यूमिड मतलब किसी नमी वाले मौसम में हम 10 दिन बिना पानी के सरवाइव कर सकते हैं। अगर कोई रेगिस्तानी क्षेत्र रहेगा तो हम 5 दिन भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे, 5 दिन से पहले ही हमारी डेथ हो सकती है, ठीक। वैक्यूल हमको इन्फॉर्मेशन दे देता है कि अब हमको पानी पी लेना चाहिए। चलिए, ठीक। वैक्यूल का बस इतना ही काम है। दूसरा हमारा काम आ जाएगा गल्गी बॉडी का। दूसरा हमारा जो सेल ऑर्गेनेली है, गल्गी बॉडी को सेल पार्ट्स भी बोल सकते हैं। गल्गी बॉडी क्या करता है? इसकी खोज की थी, चलिए इसमें एक पार्ट हमारा छूट गया था, इसको लिख लेते हैं। चलिए, छूटने से क्या मतलब है? सेंट्रोसोम हो जाएगा, इधर लिख लेते हैं, सी बना लेते हैं, सेंट्रोसोम। चलिए, ठीक। गल्गी बॉडी का मेन फंक्शन क्या होता है? यह किसी बॉडी ऑर्गन को, जैसे हम बोल रहे हैं, मुंह से भी बोल रहे हैं तो हमारा मुंह थक नहीं रहा है। थक का मतलब कि अगर हम लगातार बोलते रहेंगे तो बाकी सभी देखते हैं, ध्यान जब हम देखते हैं तो हमारा पैर थक जाता है, हाथ थक जाता है, लेकिन मुंह बोलने की कोशिश करता है तो मुंह बोलते ही रहता है। एक गल्गी बॉडी क्या करता है? सभी बॉडी ऑर्गन से इट एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम ऑल बॉडी ऑर्गन। यह सभी बॉडी ऑर्गन से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके प्रोवाइड द बिजी ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन
ये सभी बॉडी ऑर्गन से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जो ऑर्गन बिजी है, जो अभी काम कर रहा है, काम की अवस्था में है, उसको प्रोवाइड कर देता है। कौन? गल्गी बॉडी। ठीक, गल्गी बॉडी के बारे में देख लिए। गल्गी बॉडी का भी इतना ही फंक्शन था। गल्गी बॉडी इसमें मेन फंक्शन इसका मेन रोल भी है, क्योंकि अगर गल्गी बॉडी नहीं रहेगा तो पता कैसे चलेगा कौन सा बॉडी ऑर्गन बिजी है, कौन सा बॉडी ऑर्गन बिजी नहीं है। और पता चला कि किसी बॉडी ऑर्गन के पास बची हुई जो एनर्जी है उसको हम यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, कहीं यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक, गल्गी बॉडी का इतना काम हो गया। तीसरा देखते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम यहाँ देख लेते हैं, नहीं तो इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। इसका तो अब लिख लेंगे आप, इसका तो कोई मतलब होगा नहीं। चलिए इसको इरेज करके लिखते हैं लाइसोसोम के बारे में। जो लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम को हम डेड सेल ईटर बोलते हैं। डेड सेल ईटर का मतलब समझ रहे हैं? जैसे कभी कभी जो सेल्स होती हैं, जैसे कहीं पे किसी का हाथ कट जाता है तो देखते हैं हम हाथ कटने के बाद वहाँ पे बहुत सारी कोशिकाएं डेड हो जाती हैं। जैसे कट जाता है हार्ट तो वहाँ पे बहुत सारी कोशिकाएं मर जाती हैं, बहुत सारी सेल्स मर जाती हैं। तो मरने का मतलब ये है, अगर जो सेल्स हैं, सेल वहीं पे बनी रहेंगी तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। वहाँ पे इन्फेक्शन, सेल की सड़न से इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो जो डेड सेल होती हैं, मरी हुई कोशिकाएं होती हैं, जिनका अब काम नहीं होता है, जो फंक्शन नहीं कर सकती हैं, उन सबको लाइसोसोम डाइजेस्ट कर देता है। क्या कर देता है? डाइजेस्ट, मतलब कि वो खा जाता है। इसको डेड सेल ईटर बोलते हैं। इसको डेड सेल ईटर बोला जाता है, या तो इसको सुसाइड पैकेट भी बोलते हैं। सुसाइड पैकेट ऑफ सेल, इसको सेल का सुसाइड पैकेट भी बोला जाता है। ठीक, चलिए देखते हैं आगे। तो डेड सेल ईटर या तो सुसाइड पैकेट ऑफ सेल, लाइसोसोम हो गया। लाइसोसोम ब्लड के आरबीसी में, आरबीसी भी एक प्रकार का सेल होती है, रेड ब्लड कॉर्पस्कुल या तो रेड ब्लड सेल्स भी बोल देते हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, आगे चलेंगे। ब्लड चैप्टर में आएगा हमारा आरबीसी। आरबीसी नॉट कंटेन लाइसोसोम, आरबीसी लाइसोसोम कंटेन नहीं करती है। तो फिर आरबीसी जब डेड होती है, क्योंकि इसकी उम्र मात्र 120 दिन होती है, 120 दिन के बाद आरबीसी डेड हो जाती है। तो डेड होने के बाद अगर ये ब्लड में फ्लो करती रहेगी तो ब्लड को गाढ़ा करेगी, और ब्लड में ज़्यादा जगह लेने की वजह से एक समय आएगा ब्लड जम जाएगा, क्योंकि ज़्यादा मात्रा जब इसकी हो जाएगी तो ब्लड जमने के चांसेस हैं। तो जो होती है ये कहाँ होती है? ये आरबीसी ये कभी भी ब्लड में डेड होती ही नहीं है, स्प्लीन में। आरबीसी डेड इन स्प्लीन, यह स्प्लीन में जाकर डेड होती है, स्प्लीन में जाकर मर जाती है। ठीक, जब यह इसकी मरने की अवस्था आती है तो स्प्लीन में जाकर मर जाती है। स्प्लीन को क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक। यह हमारी बॉडी का ब्लड बैंक होता है स्प्लीन। ये बॉडी का क्या होता है? ब्लड बैंक। ठीक, जो मलेरिया या टाइफाइड की बीमारी में हमारी बॉडी का ब्लड बैंक ही इफेक्ट हो जाता है। प्लाज्मोडियम बैक्टीरिया के प्रेजेंस में हमारी बॉडी का जो ब्लड बैंक होता है, जिसको स्प्लीन बोलते हैं, वही मलेरिया या टाइफाइड की बीमारी में इफेक्ट हो जाता है। इसी की वजह से प्लेटलेट्स डाउन होने लगता है और हमको कमजोरी या तो लेजीनेस फील होती है, लेजी फील होती है। लेजी मतलब कि हमको क्या होता है? आलस होता है, आलस होने लगता है हमको। ठीक, और हमको कमजोरी आने की वजह से क्या हो जाता है? बीमारी हो जाती है। टाइफाइड क्या होता है? टाइफाइड मच्छर के काटने से बीमारी नहीं होती है। टाइफाइड दूषित भोजन करने की वजह से बीमारी होती है, या दूषित पानी पीने से, या तो दूषित चीज़ों का शरीर के अंदर जाना ही टाइफाइड बीमारी का सबसे पुख्ता कारण होता है। लेकिन मलेरिया, डेंगू जो होते हैं वो मादा मच्छर के काटने से होते हैं। मादा मच्छर जो होती है केवल मादा मच्छर ही काटती है, नर मच्छर कभी नहीं काटते हैं। मादा मच्छर के काटने का कारण भी है, क्योंकि जब वो काटती है तो उसके पेट में एक बच्चा पल रहा होता है, और उस बच्चे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए मादा मच्छर ही ह्यूमन शरीर पर अटैक करती है, नहीं तो वह कभी किसी को नहीं काटती। उसका भी एक कारण होता है इसलिए। ठीक, और ग्रंथों में जैसा कि लिखा गया है कि किसी में निहत्थे पर वार नहीं करना चाहिए और किसी भी जीव को मारना नहीं चाहिए। तो अरे हम लोग तो मच्छर को मार ही देते हैं मैक्सिमम केसेस में, क्योंकि अगर वो काटेगा तो हम मारेंगे ही। ठीक, चलिए देखते हैं। तो आरबीसी लाइसोसोम कंटेन नहीं करता है। लाइसोसोम की खोज किसने की थी?
डी ड्यूबे। लाइसोसोम की खोज किसी डी ड्यूबे ने, किसने? डी ड्यूबे। जो हमारा WBC होता है, WBC में लाइसोसोम की जगह, इसमें भी लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, लेकिन स्प्लीन में भी डेड नहीं होता है। अगर ये स्प्लीन में भी डेड नहीं होगा, लाइसोसोम भी नहीं पाया जाएगा, तो ये कैसे है जब डेड होगा? क्योंकि इसकी लाइफ लाइन केवल 4 दिन की होती है। व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स ये बीमारियों से रक्षा करता है, जैसे कि हम बताएंगे चैप्टर में आगे चलेंगे तो, ठीक। WBC इसके पास मोनोसाइट, इस सेल में मोनोसाइट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मोनोसाइट। इसमें मोनोसाइट को डेड सेल ईटर बोला जाता है। जब इसमें WBC डेड हो जाता है तो मोनोसाइट उसको ईट कर देता है या डाइजेस्ट कर देता है, ठीक। चलिए, तो लाइसोसोम हमारा हो गया। लाइसोसोम के बारे में यहीं पे खत्म करते हैं। अगला देखते हैं लाइसोसोम के बारे में। बाद सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम हमारा सबसे मेन पार्ट है, क्योंकि जब भी हमको चोट लगती है तो हमको पता कैसे चलता है कि चोट यहाँ पे लगी है, घाव को यहाँ पे भरना है, ठीक। और घाव फटाफट भर जाता है, ठीक। चलिए सेंट्रोसोम के बारे में देखते हैं। व्हाट इज सेंट्रोसोम?